हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 5 जो उसमें बचे हुए थे टॉपिक्स केंद्रक न्यूक्लियस। वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं केंद्रक क्या होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। केंद्रक, आपको याद होगा कि आपने प्याज की झिल्ली अस्थायी स्लाइड बनाई थी। हमने इस झिल्ली पर आयोडीन की बूंद डाली थी। जो हमने प्याज की झिल्ली का स्लाइड बनाया था तो उसमें आयोडीन मतलब नमक का घोल डाली थी। क्यों ऐसा क्यों किया था? यदि हम बिना आयोडीन की स्लाइड देखें तो हम यह देखेंगे कि क्या देखेंगे, वो देखने का प्रयत्न करो और देखो कि क्या अंतर आता है। एक तो स्लाइड में बिना आयोडीन का बिना नमक का, और एक नमक वाला घोल डाल के दो स्लाइड बनाओ, उसमें देखो दोनों में क्या डिफरेंस आता है। जब हमने आयोडीन का घोल डाला तो क्या प्रत्येक कोशिका समान रूप से रंगीन हो गई? जब आयोडीन का घोल डाला तो क्या सारी कोशिकाएं एक जैसी कलर हो गई थी? कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों से रंग जाते हैं। अलग अलग संगठन उसके अलग अलग रंगों से कलर हो जाते हैं। कुछ क्षेत्र अधिक गहरे रंग के प्रतीत होते हैं तथा कुछ कम। यार कुछ क्षेत्र जो थे वो कुछ ज़्यादा गहरे रंग के डार्क कलर में और कुछ लाइट कलर में आ जाते हैं। कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सैफ्रॉनिन और मैथिलीन ब्लू विलयन का भी उपयोग कर सकते हैं। हमने प्याज की कोशिका को देखा और अब हम अपने शरीर से ली गई कोशिका को देखेंगे। अब तक हमने क्या किया था? प्याज की कोशिका को देखा। अब जो जीव मनुष्य की कोशिका से उसके बारे में देखेंगे प्रैक्टिकल करके। क्रियाकलाप है 5.7। कांच की एक स्लाइड लो और उस पर एक बूंद पानी रखो। आइसक्रीम खाने वाले चम्मच से अपने गाल के अंदर की खाल को धीरे से खुरचो। मतलब अंदर साइड से होता है ना, कभी कभी जरा सा भी कुछ हार्ड चीज़ से लग जाता है तो कट जाता है ना, तो आराम से खुरचोगे तो आ जाती है। क्या चम्मच पर कोई वस्तु चिपक गई है? चम्मच पे देखोगे तो क्या कुछ लगा हुआ है, तो स्किन अंदर से आ जाती है। सुई की सहायता से इसे स्लाइड पर समान रूप से फैलाकर रखो। इसे रंगने के लिए एक बूंद मैथिलीन ब्लू की डालें। सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन के लिए स्लाइड तैयार करें। अब जो हम क्या देखते हैं, कोशिकाओं की आकृति कैसी है, इस आकृति को एक पेपर पर बनाएं। जो हम उसमें स्लाइड में बनाएंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी में उसमें क्या हमें स्लाइड कैसी दिखती है, उसको हम क्या करेंगे, एक पेपर पे पेंसिल से बना सकते हैं। पेंसिल या पेन से बना के देखेंगे। क्या आप कोशिका के मध्य एक गहरे रंग वाली गोलाकार अथवा अंडाकार काट डॉट की तरह की संरचना देख रहे हैं? इस संरचना को केंद्रक कहते हैं। जो बीच में कई डार्क सी स्ट्रक्चर दिखेगा, संरचना दिखेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? केंद्रक, न्यूक्लियस। इस संरचना को केंद्रक कहते हैं। क्या इसी प्रकार की संरचना प्याज की झिल्ली में भी थी ना? देखा था ना, बीच में डार्क कलर की थी। आगे देखना। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना। केंद्रक के चारों ओर क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिकीय द्रव केंद्रक के बाहर जा पाता है। कोशिका द्रव के विषय में हम अनुभाग 5.24 में पढ़ेंगे, मतलब आगे आके। यहाँ तक पूरा हाईलाइट कर लो इसको। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। केंद्रक में क्या होता है? क्रोमोसोम होता है, जो कोशिका विभाजन के समय छड़ा आकार दिखाई देता है, मतलब एक रॉड की तरह दिखाई देता है। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुण डीएनए होते हैं जो माता पिता से प्राप्त होते हैं, जिसको डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं
और ये क्या होता है कि जैसे कि माता पिता से जो हमें गुण मिलते हैं वो किसके डीएनए के रूप में मिलते हैं। डीएनए के जरिए हमें अपने माँ बाप से या दादा दादी के जो गुण आते हैं वो डीएनए के थ्रू क्या करते हैं, एक इंसान से दूसरे में आ जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जो वो डीएनए का जो क्रियात्मक खंड होता है, टुकड़ा होता है, पार्ट, उसको हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं ना। इसके किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम होती है तो बाप दादा के जैसे बाल सफ़ेद हैं, वो कम उम्र में सफ़ेद हो गए तो उसके बच्चों के भी जल्दी उम्र में, छोटा ही होगा तब भी सफ़ेद हो जाएंगे, है ना। किसी किसी की मूंछ आई दाढ़ी नहीं आती तो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। देखा, किसी किसी की दाढ़ी आ जाएगी तो मूंछ नहीं आती, सही से नहीं आएगी, तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम होता है। किसी की शेविंग सही से पूरी नहीं आ सकती, कोई हाइट में छोटा रह गया, कोई बड़ा हो गया, ये सब जीन से आती है। ये सब डीएनए के, तो ये डीएनए की वजह से होता है। डीएनए के बाप दादाओं में जो गुण होते हैं ना अनुवांशिक, वो डीएनए से दूसरे में चले जाते हैं। जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनमें आ जाते हैं उनके गुण। इसको हाईलाइट कर लो केंद्रक से, यहाँ से जीन तक। हाईलाइट कर लिया, आगे देखते हैं। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती उसमें यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान होता है। जो कोशिका अलग नहीं होती ना, यहाँ से हाईलाइट अलग कर लेना। जो कोशिका क्या होता है, डिवाइड नहीं होती, उसमें यह क्या होता है, क्रोमोटीन नाम के पदार्थ से उसमें पाया जाता है। क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह की संरचनाओं के एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम संगठित होता है। जब कोशिका कभी डिवाइड होती है तो ये क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। देखा है, यहीं कहीं होगा, डायग्राम दिया होगा तुम्हें इसका, ये दिया हुआ, देखो ये डायग्राम दिया हुआ ना, ऐसा होता है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ जीवों में जो कोशिकीय जनन होता है, मतलब एक से नई संतति पैदा होती है, तो उसमें क्या होता है, जो उनके केंद्रक होते हैं, जो डार्क वाला नहीं देखा कोशिका में था, डार्क वाला पॉइंट, वो थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है, बढ़ जाता है, थोड़ा इसमें आ जाता है, थोड़ा उसमें आ जाता है, फिर वहाँ जाके वो पूरा हो जाता है, यहाँ ये पूरा हो जाता है, तो दोनों गुण एक दूसरे में आ जाते हैं, भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती हैं। एक सेल से क्या होती है, दो नई सेल बनती है। कल बताया था जैसा कि एक कोशिका से क्या होती है कि अलग कोशिका बन जाती है। यह कोशिका के विकास व परिपक्वन को निर्धारित करता है। जब दो नई कोशिका बन जाती है तो इससे पता चलता है कि कोशिका क्या हो गई, पूर्ण रूप से परिपक्व हो गई है, मैच्योर हो गई है। तथा साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। और सजीव कोशिका की जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको क्या करता है, प्रदर्शित करता है, शो करता है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है। बैक्टीरिया जैसे उसमें जीवों में क्या होता है, कोशिका का क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट रूप से दिखता है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती, उनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती बैक्टीरिया में। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र वाले क्रोमेटिन पदार्थ होते हैं, जो जिसमें केंद्रक झिल्ली स्पष्ट नहीं होती, उनको कैसे पदार्थ होते हैं उसमें, क्रोमेटिन। ऐसे क्षेत्रों को केंद्रकाय कहते हैं। ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। अर्थात प्रो मतलब आदि अथवा पूर्व, कैरियोट मतलब कैरियोन केंद्रक। हाईलाइट कर लेना। जिन जीवों की कोशिका में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं। डिफरेंस है, जिनमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक, और जिनमें नहीं पाई जाती है वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। हो गया हाईलाइट।
आगे देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी अन्य अधिकांश द्रव अंगक नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, क्या नहीं होते, अंगक नहीं होते हैं, जो कि यूकैरियोटिक कोशिका में होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होते हैं, अंगक होते हैं और इनमें नहीं होते हैं। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव के असंगठित भागों द्वारा किए जाते हैं। जो कोशिका द्रव होते हैं उसके असंगठित भागों द्वारा ये सारे काम किए जाते हैं। इनमें डिफरेंस यही है, किसी में कोशिका अंग पाए जाते हैं, किसी में नहीं पाए जाते। यूकैरियोटिक में क्या होता है, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली होती है, और प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। यूकैरियोटिक में क्या होता है, अंगक होते हैं, और प्रोकैरियोटिक में अंगक नहीं होते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका थैले की तरह संरचना के साथ होते हैं। इनमें क्या होती है, थैले की एक संरचना होती है के साथ होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोफिल प्लेस्टिड में होती है। इसमें एक पुटिका झिल्लीदार होती है, उसमें होती है, और इसमें क्या होते हैं, एक प्लास्टिड, क्लोरोफिल प्लास्टिड होता है। आगे देखते हैं, डायग्राम है, डायग्राम देख लिया, देखो इसमें दिया है राइबोसोम, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति और कोशिकीय। ये कोशिका, इसमें झिल्ली नहीं है, ठीक। ये प्लाज्मा झिल्ली हो गई इसमें, और कोशिका भित्ति हो गई बाहर से, और ये कोशिकीय हो गए। और ये कौन सी है कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका है ये। आगे बढ़ते हैं कोशिका द्रव के बारे में। कोशिका द्रव, जब हमने प्याज की झिल्ली तथा मनुष्य के गाल की कोशिका की स्लाइड को देखा, तब हमें प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था, प्रत्येक क्षेत्र देखा था ना बीच में, ठीक है। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था, उसमें क्या था, एक सेल में क्या था, बहुत हल्का सा धब्बा था। इसे कोशिका द्रव कहते हैं, ठीक ना, उसे कोशिका द्रव कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका क्या है, वो कोशिका द्रव क्या है, एक तरल पदार्थ है, लिक्विड फॉर्म में होता है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं। जिन्हें कोशिकीय अंगक कहते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करता है। कोशिका द्रव तथा केंद्रक दोनों ही मिलकर जीव द्रव कहते हैं। दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं। हाईलाइट कर लेना। चलो खत्म होते हैं। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। जो कोशिका के अंगक होते हैं उनमें क्या होती है, झिल्ली होती है, युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते। कह रहे हैं कि कोशिका झिल्ली में, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, कोशिका अंगक में तो झिल्ली, उसमें केंद्रक में तो होती नहीं, लेकिन कोशिका अंगक में भी झिल्ली नहीं होती उसमें। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। और उसमें यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, कोशिका अंगक भी होती है और केंद्रक झिल्ली भी होती है। कोशिका अंगक भी झिल्ली होती है और केंद्रक में भी झिल्ली होती है। झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती। वायरस जो होते हैं उसमें किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। यहाँ से कर लेना इसको भी। वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती, इसलिए उसमें जीवों के गुण तब तक लक्षित नहीं होते जब तक कि वह किसी अन्य सजीव के शरीर पर प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुण नहीं कर लेते हैं। मतलब जो वायरस होते हैं तब तक रिएक्ट नहीं करते जब तक किसी के बॉडी के अंदर नहीं चले जाते। पता है, उनके अंदर अपने कोई गुण नहीं होते, लेकिन जब तुम्हारी बॉडी पे आ जाते हैं ना, आने के कुछ दिन बाद देखो फिर धीरे धीरे तुम बीमार पड़ने जाए। जैसे कोरोना वायरस चल रहा है ना, वो वायरस है, वो जब शरीर पे, किसी के शरीर पे पड़ेगा तब रिएक्ट करेगा, नहीं तो शरीर तक नहीं पहुंचा ना तो वो खत्म हो जाएगा।
इसीलिए कहते हैं ना, क्वारंटाइन वगैरह भी जो होता है 14 दिन के लिए इसी कर देते हैं कि एक से दूसरी बॉडी पे नहीं जाता, एक ही पे रह जाता तो उसी को ट्रीटमेंट करते रहते हैं, वहीं ख़त्म। और दूसरे पे तब तक नहीं आएगा जब तक वो उसके संपर्क में नहीं आएगा, तो इसलिए दूर रखते हैं। चलो आगे देखो। तो ये क्या करता है, किसी के शरीर पे जब वायरस जाता है किसी के दूसरे उस पर बॉडी में, तो उसके बॉडी से सिस्टम से क्या करता है, अटैच होने के बाद वो अपना काम करना शुरू कर देता है, तब तुम्हें बीमार करना शुरू कर देगा। वायरस ऐसे काम करता है। अगर वायरस अगर हवा में ऐसे पड़ा हुआ ना, जब तक किसी के शरीर पे नहीं पड़ेगा तब तक वो काम नहीं करेगा। इन्हें परजीवी कहते हैं, दूसरे के शरीर पर डिपेंड होते हैं, तब जाकर रिएक्ट करना शुरू करते हैं। आगे है, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका, इनके बारे में दिया गया है। ठीक है, ये कर लेना है, थोड़ा सा है, इसको भर लेना और इनके डिफरेंस भी लिख लेना नोट्स में। आओ आगे देखते हैं। हाँ, ये डिफरेंस बिटवीन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, टॉपिक आ गया कोशिका अंगक। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है। कोशिका जो होती है उसके चारों ओर क्या होती है, एक अपनी झिल्ली होती है, जिससे कि उसमें स्थित पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रह सके, मतलब वो प्रोटेक्ट कर सके। जैसे कोई चीज़ हम पन्नी में लेके आते हैं, पॉलीथीन में क्यों लाते हैं बताओ, और अगर थैले में भी रखते हैं, हमने बहुत सारा सामान रख लिया तो हर एक चीज़ पाउच में क्यों पन्नी में करके क्यों रखते हैं, एक दूसरे से मिले ना। इसी तरह से कोशिका भी क्या है, कोशिका के साइड में भी पूरा झिल्ली लगी होती है उसकी अपनी, ताकि बाहर से मतलब किसी और से वो रिएक्ट ना कर सके, वो उसके द्रव जो होते हैं उसके अंदर लिक्विड होता है, जो उसका न्यूट्रिशन होता है वो बचा रहे, बाहर ना जाए। बड़ी तथा जटिल कोशिकाएं, जिसमें बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाएं भी शामिल हैं, को भी उपापाच्य क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है। उपापाच्य क्रिया क्या है, जैसे सांस लेना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, पानी की कमी तो पानी लेना, ठीक ना, डस्ट मटेरियल बाहर करना को आवश्यकता होती है, जिससे कि वह जटिल संरचना तथा कार्य को सहारा दे सके। इन विभिन्न क्रियाओं की उपापाच्य क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचना अंगक का उपयोग करती हैं। और यही क्रिया करने के लिए क्या करते हैं, इनके अंदर छोटे छोटे अंगक होते हैं, ठीक है, उसकी क्या करते हैं, उसका सहायता करती है, उसका उपयोग करती हैं। यहाँ यूकैरियोटिक कोशिका का एक ऐसा गुण है जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका से अलग करता है। इनमें से कुछ अंगक केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं। इनका कुछ क्या है कि यूकैरियोटिक कोशिका का एक ऐसा गुण है, यह गुण जो उपापाच्य क्रिया जो करता है ये यूकैरियोटिक कोशिका का है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये नहीं होते। यही क्या है, इनको अलग करता है एक दूसरे से, झिल्ली वाली। हमने पिछले अनुभाग में केंद्रक के विषय में पढ़ा है। अंतर्द्रव्य जालिका, ग्लॉजी उपकरण, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड तथा रसधानी कोशिका अंगक के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। ये सारे कोशिका के अंग हैं, ठीक है, ये सारे क्या हैं, कोशिका अंगक हैं, जिन पर हम विचार करेंगे। आगे हमें यही सारे टॉपिक पढ़ने हैं, ये मेन टॉपिक है। अगर जैसे तुम्हें कहीं लिखना हो ना तो एक बार लिख के इसको याद करने के बाद एक जगह लिख लो कि ये कोशिका के सारे अंग हैं, कोशिका अंगक है, इनका बस डिफाइन कर देना है। आगे हम इसी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। जिन पर हम विचार करेंगे ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोशिका के बहुत निर्णायक कार्य करते हैं। कोशिका के क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट काम ये करते हैं। तो आगे आ जाता है अंतर्द्रव्य जालिका, पहला टॉपिक हमारा है, यहाँ से देखो दिया ना, अंतर्द्रव्य जालिका, उसके बाद ग्लॉजी उपकरण, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और रसधानी, ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला हमें दे रखा है अंतर्द्रव्य जालिका, जिसको इंग्लिश में ER कहते हैं, ER शॉर्ट में लिखा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है ना, इसे शॉर्ट में दे दिया ER। अंतर्द्रव्य जालिका युक्त नलिकाओं तथा शीट
का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। इनका एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है, तंत्र होता है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलो पुटिकाओं की तरह दिखाई देते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। इनकी संरचना भी क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली के जैसी होती है। अंतर्द्रव्य जालिका दो प्रकार की होती हैं, एक खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका जिसको हम RER कहते हैं, तथा एक चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका जिसको हम SER कहते हैं। RER सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुदरी दिखाई पड़ती है, और ये क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होता है और ER तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER द्वारा कोशिकाओं के अन्य भागों में भेज देता है। और यहाँ तक हाईलाइट कर लो पहले इसको। तो इस तरह से ERE मतलब रफ, खुदरी जो होती है रफ होती है, ठीक ना। रफ हो गई एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और तैयार प्रोटीन को अपनी ज़रूरत के अनुसार क्या करता है? ER के द्वारा कोशिकाओं के अन्य भागों में भेज देता है। अदर पार्ट में उसके जहाँ ज़रूरत होती है उसको भेज देता है। SER अथवा लिपिड, SER वसा तथा अथवा लिपिड, ये देखो दिया हुआ ग्लॉजी उपकरण, इसमें कोशिका के बारे में दे रखा है। जंतु कोशिका है ये, देखो ये सारा दिया हुआ है। ग्लॉजी उपकरण कहाँ है? ये ग्लॉजी उपकरण हो गया। ये प्लाज्मा झिल्ली हो गई अंदर वाली। ये तारक केंद्र हो गए, इसके तारक केंद्र हो गए। लाइजोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और खुदरी, ये सारी खुदरी इधर दिए हों। ये खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका हो गई, और ये कोशिका द्रव हो गया। ये जो भरा हुआ है छोटे छोटे नहीं, ये वाला कोशिका द्रव है कलर वाला। और ये इसका न्यूक्लियस केंद्रक हो गया सेंटर में, ये केंद्रक हो गया। केंद्रक के बाहर ये केंद्रीय झिल्ली हो गई, और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका हो गई, ये चिकनी। अणुओं के बनने में सहायता करती है। यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोशिका की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। कुछ प्रोटीन तथा वसा क्या करते हैं? कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। कह रहे हैं कुछ जो है कि प्रोटीन तथा वसा क्या है? एंजाइम व हार्मोन की भांति काम करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में ER भिन्न रूप में दिखाई देती है, परंतु सदैव एक जालिका का तंत्र का निर्माण करती है। ये अलग तो दिखाई देती हैं, लेकिन ये क्या करती हैं? एक जालिका का निर्माण करती हैं। इस प्रकार ER का एक कार्य कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थ के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना है। जो ER होता है उसके बीच में क्या करता है? नलिका के रूप में काम करता है। पदार्थ कौन सा होता है? मेन इसमें क्या होता है? प्रोटीन। कोशिका के लिए मेन जो होता है प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना है। ER कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रिया के लिए कोशिका द्रव ढांचे का कार्य भी करते हैं।
एक वर्ग के जंतु जिन्हें कशेरुकी भी कहते हैं, एक वर्ग के जंतु जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कशेरुकी भी कहते हैं। अध्याय 7 में देखेंगे हम, 7 में इसमें पढ़ेंगे कि यकृत की कोशिकाओं में SER विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे आता है ग्लॉजी उपकरण। ग्लॉजी उपकरण का सबसे पहले विवरण कैमियो ग्लॉजी ने किया था। अंडरलाइन कर लो, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, जो साइंटिस्ट थे वो कैमिलो ग्लॉजी। ग्लॉजी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिका है। ग्लॉजी उपकरण क्या है, झिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से, यहाँ से हाईलाइट करो, एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती हैं, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर सजी रहती है तो इन्हें हम क्या कहते हैं, कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क ER झिल्लियों से होता है और इसलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती हैं, और ये जटिल कोशिकीय झिल्ली के तंत्र को बनाती है, दूसरे भाग को। ये पौधों की, जो पेड़ पौधों में कोशिका होती है उनकी ऐसे होती है कोशिका, सब दे रखा है। ER में संश्लेषित पदार्थ ग्लॉजी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस कार्य में शामिल है पुटिका में पदार्थ का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। कुछ परिस्थिति में ग्लॉजी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। ग्लॉजी उपकरण में क्या होती है, सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर, मतलब हार्ड शक्कर में बनती है। बॉडी में जो शुगर मेंटेन करता है वो इसी से। ग्लॉजी उपकरण के द्वारा लाइजोसोम भी बनाया जाता है। ग्लॉजी उपकरण से क्या होता है, लाइजोसोम भी बनाया जाता है। यहाँ से दोनों कर लो, कुछ परिस्थितियों से लेके आगे आता है लाइजोसोम बनता है। तो अब हम सीधे लाइजोसोम के बारे में पढ़ेंगे। लाइजोसोम क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा। लाइजोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। कोशिका का क्या है, अपशिष्ट, जैसे उसमें जो डस्ट होता है ना, कचरा होता है, वो सब निपटाने का वो काम करता है। लाइजोसोम बाहरी पदार्थ के कोशिका अंगक के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करता है। जो उसके मतलब कोशिका के छोटे टूटे फूटे अंग होते हैं ना, उसको क्या होता है, डाइजेस्ट कर लेता है और उसको क्या करता है, बाहर कर देता है, हजम करके अलग कर देता है। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइजोसोम में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइजोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में, यहाँ से हाईलाइट कर लेना, कोशिका के अंदर तोड़ सकने में सक्षम होते हैं। सभी प्रकार के कार्बन को क्या है, तोड़ सकने में सक्षम होते हैं। कोशिकीय चयापचय मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइजोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। जब उसमें क्या होता है कि वो लाइजोसोम फट जाते हैं या नुकसान हो जाता है कुछ, और लाइजोसोम क्या होता है, फट जाता है, तो ये क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं, हजम कर जाते हैं। इसलिए लाइजोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। हाईलाइट कर लें यहाँ तक पूरा।
ये क्वेश्चन है तुम्हारा। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उसके टूटे फूटे अंग को जो भी होता है वो क्या करता है, उसको हजम कर जाता है, पचा लेता है। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरे हुए संरचना होती है। लाइसोसोम में क्या होता है? झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं और RER इन एंजाइमों को बनाता है। आगे है नेक्स्ट कैमलोग्लॉजी, इनके बारे में दिया हुआ है, ठीक है, इसको पढ़ना। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। अंडरलाइन कर लो पूरा ऊपर से यहाँ तक। ये क्या करता है? बिजली घर है कोशिका का। जो सेल को जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्या कहता है? माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ से देता है। और ATP कोशिका की ऊर्जा है। ATP क्या है? कोशिका की ऊर्जा है। ATP की फुल फॉर्म, हाँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए ATP में संचित ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जो हमें अगर कोई नया कार्य करना होता है, जो एनर्जी लगती है, वो इसकी ऊर्जा जब इसमें ATP में इकट्ठा होती है उसको क्या करता है? वो यूज़ में लेता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है और भीतरी झिल्ली बहुत ही वलित होती है। ये वल ATP बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के लिए एक बड़ा क्षेत्र बनाती है। और ये वल से क्या होता है? रासायनिक क्रिया बनाने वाले के लिए क्या करती है? एक बड़ी स्पेस बनाती है। ये पूरा पैराग्राफ हाईलाइट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? बहुत अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें उसका अपना DNA तथा राइबोसोम होते हैं। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का DNA होता है और खुद का राइबोसोम होता है, और ये क्या करता है? अपना प्रोटीन खुद बनाता है। आगे देखते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड केवल पादप, जो पेड़ पौधे होते हैं, पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड तथा ल्यूकोप्लास्ट श्वेत तथा रंगहीन प्लास्टिड। हाईलाइट कर लो। दो तरह की प्लास्टिड होती हैं, एक कलरफुल होती है और एक बिना कलर की, वाइट और कलरलेस। जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जिसमें क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रथम रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। यहाँ तक कर लेना। इसमें क्या क्या मिलता है? स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन मिलते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट और क्या काम करता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस नहीं होगा उनका। प्लास्टिड के भीतर रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना DNA तथा राइबोसोम होता है। हाईलाइट कर लेना। अगला टॉपिक है रसधानियाँ।
राजधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्रह थैली होती हैं। इसमें क्या होता है, ठोस और तरल पदार्थ, जो लिक्विड वाला होता है ना उसको, और ठोस पदार्थ को क्या करता है, ये इकट्ठा करके रखता है। जंतु कोशिकाओं में राजधानियाँ छोटी होती हैं। जंतु कोशिकाओं में राजधानियाँ क्या होती हैं, छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में राजधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। उसमें बहुत बड़ी होती हैं, जो पेड़ पौधों में होती है राजधानियाँ बड़ी होती हैं, उसमें पानी ज़्यादा स्टोर करके रखते हैं, है ना। और हार्ड जो ठोस पदार्थ होता है उसको। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय राजधानियों की माप कोशिका के आयतन का 50% से 90% होता है। इनकी राजधानियों की जो आयतन होता है वो क्या होता है, कुछ कोशिकाओं से 50% से 90% होता है। पादप कोशिका की राजधानियों में कोशिका द्रव भरा होता है। जो पादप कोशिका होती है उसमें क्या होता है, द्रव भरा होता है, और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करता है। हाईलाइट कर लेना ऐसे। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ राजधानियों में स्थित होते हैं। ये अमीनो, यहाँ से भी करना, आगे भी करते जाओ, अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन एक कोश के जीव जैसे अमीबा की, यहाँ प्रोटीन तक कर लेना इसको, आगे दो, ये सारा चीज़ क्या करता है, ये इसमें राजधानियों में इकट्ठा करके रखता है। कोशिकीय द्रव जैसे अमीबा की खाद्य राजधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोश के जीव में विशिष्ट राजधानियाँ अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वेस्ट मटेरियल जितना होता है उसको बाहर निकालने में क्या करती हैं, ये सहायता करती हैं। तो इसी के साथ तुम्हारा क्या होगा, फिफ्थ चैप्टर था ना, खत्म हो गया। ठीक है, खत्म हो गया, अभी है थोड़ा सा है, अरे अभी तो है, थोड़ा सा रह गया। प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा वे विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण तथा अपशिष्ट और पदार्थ उत्सर्जन अथवा नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। यहाँ से हाईलाइट कर लो, हर एक कोशिका क्या क्या करती है, उनका अपना अपना काम होता है, इतना सारा काम करती हैं। श्वसन क्रिया करती है, पोषण करती हैं, अपशिष्ट पदार्थ का निपटारण करती हैं, उत्सर्जन अथवा नई प्रोटीन बनाने में भी सहायता करती हैं। ऐसा इनकी झिल्ली तथा अंगक में विशिष्ट संरचना के कारण संभव होता है। इनमें जो अलग अलग संरचना होती है उसके कारण ये क्या होता है, संभव हो सकता है। अतः कोशिका सजीव की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई है। अगर कोशिका ना हो तो शायद शरीर भी ना निर्माण हो। तो कोशिका ही क्या करती है, एक मूलभूत इकाई, बेसिक स्ट्रक्चर है शरीर का। ठीक है, ओके, तो चैप्टर हो गया खत्म। अब इसके बाद पढ़ेंगे 6 चैप्टर। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे तुम्हारे आने वाले चैप्टर की नई वीडियो मिल सके आसानी से। ओके, बाय।